हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री में बेटा एक बहुत ही अच्छा चैप्टर पढ़ रहे थे। उस चैप्टर का नाम था रासायनिक बलगतिकी। क्या था? रासायनिक बलगतिकी। मैंने आपको पिछले वीडियो में अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ाए थे। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा बेटा कि आप पिछले सारे वीडियोस को क्रम से अगर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आएंगे, क्योंकि मैं भी किताब के हिसाब से क्रमशः एक एक टॉपिक को ही पढ़ा रहा हूं। आप पिछले वीडियो को देखें, अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे बताएं, मैं उसको सॉल्व करूंगा। मैं आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा। क्लियर है? आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अभिक्रिया का वेग समीकरण। अभिक्रिया का वेग समीकरण या अभिक्रिया का वेग नियम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा अभिक्रिया का वेग समीकरण या अभिक्रिया का वेग नियम। ध्यान से सुनना पहले हमारी बात को। अभिक्रिया का वेग नियम क्या है? वह रासायनिक समीकरण जो किसी अभिक्रिया के वेग और उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है, वह समीकरण उस अभिक्रिया का वेग समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उस अभिक्रिया का वेग समीकरण कहलाता है। इसी को हम लोग बेटा अभिक्रिया का वेग नियम भी कहते हैं। इसी को हम लोग अभिक्रिया का क्या कहते हैं? वेग नियम भी कहते हैं। क्लियर है क्या? दोबारा सुनना। वह रासायनिक समीकरण जो किसी अभिक्रिया के वेग तथा उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है, वह समीकरण उस अभिक्रिया का वेग समीकरण कहलाता है, और यही उस अभिक्रिया का वेग नियम भी कहलाता है। क्लियर? सपोज करो कि हमारी एक रिएक्शन है M1A प्लस M2B इक्वल टू N1C प्लस में N2B। सपोज करो कि हमारी एक रिएक्शन है बेटा M1A प्लस M2B इक्वल टू में N1C प्लस में N2B। इसमें A और B अभिकारक है, C और D उत्पाद है। C और D उत्पाद है। A के अणुओं की संख्या बेटा M1 है और B के अणुओं की संख्या M2 है। इसी प्रकार बेटा C के अणुओं की संख्या N1 है और D के अणुओं की संख्या बेटा N2 है। क्लियर? यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ऊपर वाला जो अर्ध तीर है वो अग्र अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है और नीचे वाला जो तीर है बेटा वो पश्च अभिक्रिया को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। क्लियर है? हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें अग्र अभिक्रिया का वेग बताओ। आप हमें क्या बताओ? अग्र अभिक्रिया का वेग। ये निकलेगा बेटा द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। ये कैसे निकलेगा? द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से निकलेगा।
अग्र अभिक्रिया का वेग। आपको पता होना चाहिए, हमने पढ़ा है स्थिर ताप पर किसी भी क्षण रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रताओं के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी क्षण पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक भाग ले रहे हों तो उस अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर है? ध्यान दो, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें अग्र अभिक्रिया का वेग बताओ। अग्र अभिक्रिया का वेग, अग्र अभिक्रिया में अभिकारक कौन है? अग्र अभिक्रिया में अभिकारक है ए और बी। तो अगर हम अग्र अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो वेग को लिखेंगे dx/dt से। एफ मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया का वेग समानुपात होगा बड़े ब्रैकेट में ए पे घात m1 इंटू बड़े ब्रैकेट में बी पे घात m2। देखो बेटा, आपको याद दिला दें, ए को हमने बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है तो ये कहलाएगा ए का सक्रिय द्रव्यमान, ए का सक्रिय द्रव्यमान या ए की मोलर सांद्रता। बी को हमने बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया है तो ये कहलाएगा बी का सक्रिय द्रव्यमान या बी की मोलर सांद्रता। सांद्रता लिखते समय बेटा जो अणुओं की संख्या होती है वो घातों के रूप में ऊपर चली जाती है। सांद्रता लिखते समय अणुओं की जो संख्या होती है बेटा वो घातों के रूप में ऊपर चली जाती है। इसी को अपन और लगा के लिख सकते हैं dx/dt F इक्वल टू, यहां हम ले आए KF बड़े ब्रैकेट में A पे घात m1 इंटू बड़े ब्रैकेट में B पे घात m2। ये एक समीकरण बन गया। ये क्या बन गया? समीकरण। जहां KF जो है KF ये अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ये अग्र अभिक्रिया का क्या है बेटा? वेग स्थिरांक है। अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। क्लियर? ये जो समीकरण है, ये समीकरण क्या कर रहा है? ये समीकरण बेटा हमें अग्र अभिक्रिया के वेग और उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता दोनों के बीच में संबंध को बता रहा है। तो ये कहलाएगा अग्र अभिक्रिया का वेग समीकरण, अग्र अभिक्रिया का वेग समीकरण। इसी को हम बोलेंगे अग्र अभिक्रिया का वेग नियम। क्लियर है? ध्यान देना, अगर हम आपसे पूछें कि आप हमें पश्च अभिक्रिया का वेग बताओ, क्या बताओ? पश्च अभिक्रिया का वेग बताओ। पश्च अभिक्रिया के वेग को हम लिखेंगे dx/dt, बी बैकवर्ड के लिए। ठीक है? पश्च अभिक्रिया का जो वेग है बेटा वो उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। पश्च अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कौन है? सी और डी, पश्च अभिक्रिया के अभिकारक। तो सी की सांद्रता लिखना है तो सी को हमने देखो बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसके अणुओं की संख्या कितनी है? n1, तो n1 हो गया। अब डी को, डी की सांद्रता लिखनी है तो डी को हमने बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो डी पे अणुओं की संख्या कितनी है? n2। क्लियर है? हम बेटा यहां से समानुपात को हटा रहे हैं तो dx/dt b इक्वल टू ये हो जाएगा kb बड़े ब्रैकेट में c पे घात n1 इंटू में बड़े ब्रैकेट में d पे घात n। ये आ गया एक समीकरण। यहां पे बेटा kb क्या कहलाएगा? यहां पे kb कहलाएगा पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक।
ये भी क्या कहलाएगा? पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ये जो आपके सामने समीकरण लिखा है, ये समीकरण भी पश्च अभिक्रिया के वेग और उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता, दोनों के बीच संबंध को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। तो ये कहलाएगा पश्च अभिक्रिया का वेग समीकरण या पश्च अभिक्रिया के लिए वेग नियम। क्लियर है? याद रखना बेटा, वह रासायनिक समीकरण जो किसी अभिक्रिया के वेग और उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है, वह उस अभिक्रिया का वेग समीकरण या वेग नियम कहलाता है। क्लियर है आपको? ठीक। अब बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है वो है वेग स्थिरांक। क्या है नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है बेटा? वो है वेग स्थिरांक। ध्यान देना जरा। सुनो, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। माना कि कोई एक अभिक्रिया चल रही है, अभिक्रिया है A इक्वल टू प्रोडक्ट। माना कि कोई एक अभिक्रिया चल रही है और अभिक्रिया है A इक्वल टू प्रोडक्ट। हमने शुरुआत में यानी कि प्रारंभ में अभिकारक A की स्मॉल a मोल प्रति लीटर सांद्रता ली। हमने शुरुआत में यानी कि प्रारंभ में अभिकारक A की स्मॉल a मोल प्रति लीटर क्या ली? मात्रा ली। तो शुरुआत में उत्पाद की सांद्रता कितनी होगी बेटा? 0,0। क्लियर है? अब स्मॉल t समय पर हम आपसे बात करें, अभिकारक की x सांद्रता घट गई। कितनी सांद्रता घट गई बेटा? x। इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी? x। इसकी सांद्रता हो जाएगी काय में? मोल प्रति लीटर में। क्लियर है? दोबारा समझना। माना कि कोई एक रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, अभिक्रिया है A इक्वल टू प्रोडक्ट। हमने शुरुआत में अभिकारक A की स्मॉल a मोल प्रति लीटर मात्रा ली। तो शुरुआत में उत्पाद की मात्रा कितनी होगी? 0,0। स्मॉल t समय पर सपोज करो कि इसकी x मात्रा घट गई, x मात्रा कम हो गई, तो इसकी मात्रा कितनी बची? a माइनस x। अगर इसकी x मात्रा घटेगी तो इसकी x मात्रा क्या हो जाएगी? बन जाएगी। क्लियर है? हम आपसे पूछ रहे हैं स्मॉल t समय पर अभिक्रिया का वेग बताओ। क्या पूछा मैंने आपसे पूछा कि आप हमें स्मॉल t समय पर अभिक्रिया का वेग बताओ। स्मॉल t समय पर अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग को कैसे लिखेंगे? dx/dt से समानुपात। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है? किसी भी क्षण पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। बोलो स्मॉल t समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी है बेटा? a माइनस एक्स। तो ये a माइनस एक्स के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। अगर हम समानुपात को हटाएं dx/dt, समानुपात को हटाएं तो नियतांक आ जाएगा k इंटू में a माइनस एक्स। जहां k क्या है? जहां k अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है,
जहां के अभिक्रिया का क्या है, वेग स्थिरांक। हम ऐसा मान रहे, माना A माइनस एक्स इक्वल टू 1 मोल प्रति लीटर। क्या करें, माना A माइनस एक्स इक्वल टू 1 मोल प्रति लीटर। अगर ऐसा है तब बोलो dx अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, T। यदि A माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, 1 मोल प्रति लीटर हो जाए, तो dx अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि अभिक्रिया का जो वेग है वह अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के क्या हो गया, बराबर हो गया। क्लियर है? बड़े ध्यान सुनना, जिस क्षण पर स्थिर ताप पर, या स्थिरता बाद में बोल देंगे, जिस क्षण पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होती है, उस क्षण पर अभिक्रिया का वेग उसके वेग स्थिरांक के क्या होता है, बराबर होता है। बोलो क्लियर है? आप इस परिभाषा में आगे जोड़ दो स्थिर ताप पर। क्यों? क्योंकि वेग स्थिरांक के मान पर ताप का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। क्या बोला मैंने? वेग स्थिरांक के मान पर ताप का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो आप ऐसे लिख दो, स्थिर ताप पर जिस क्षण किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होती है, उस क्षण पर अभिक्रिया का वेग उसके वेग स्थिरांक के क्या होता है, बराबर होता है। दोबारा सुनना, स्थिर ताप पर जिस क्षण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होती है, उस क्षण पर अभिक्रिया का वेग उसके वेग स्थिरांक के क्या होता है, बराबर होता है। बोलो क्लियर हो जाएगा? अब अगर हम लोग वेग स्थिरांक का मात्रक बनाए, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक बनाए, तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक अभिक्रिया की कोटि पे डिपेंड करेगा। क्या बोला मैंने? अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करेगा। कोटि एक टॉपिक है जो अगले वीडियो में आपको बताएंगे, और उसी के आधार पर हम लोग फिर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक भी निकालना सीखेंगे। अभी आपको एक चीज यह ध्यान रखना है बेटा कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर ताप का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। ताप के बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दोनों ही क्या होते हैं, बढ़ते हैं। क्या बोला मैंने? ताप के बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दोनों ही क्या होते हैं, बढ़ते हैं। दोनों क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ध्यान रखना। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है बेटा, अगला अपना टॉपिक वो है वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। क्या है वो? वेग स्थिरांक का वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। अगला जो अपना टॉपिक है ये है बेटा वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। बेटा मैंने आपको बताया कि अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दोनों ही ताप के बढ़ाने पर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। क्लियर है? ध्यान देना भाई बात पे। हम पहले आपके सामने सूत्र लिख रहे हैं, तो सूत्र लिखकर अपन उसकी क्या बनाएंगे, परिभाषा बनाएंगे। वेग स्थिरांक का ताप गुणांक, वेग स्थिरांक का
ताप गुणांक बराबर स्मॉल टी डिग्री सी पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और यह आएगा T प्लस n डिग्री सी पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ध्यान देना, ये है वेग स्थिरांक के ताप गुणांक का सूत्र। इसमें आपको क्या समझ में आ रहा? आप किन्हीं भी दो तापों को चुन लो, किन्हीं भी दो तापों को चुन लो। ऐसे तापों को आप चुनो जिनमें कम से कम 10 डिग्री सी का क्या हो, अंतर हो। इन दो तापों पर वेग स्थिरांक के मानों का जो अनुपात है, इन दो तापों पर वेग स्थिरांक के मानों का जो अनुपात है, वह वेग स्थिरांक का क्या कहलाता है? ताप गुणांक कहलाता है। क्लियर है? या ऐसे बोल दो आप, T प्लस 10 डिग्री सी ताप पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा T डिग्री सी ताप पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो अनुपात है, वह उस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का क्या कहलाता है? ताप गुणांक कहलाता है। क्लियर है? जनरली प्रयोग करते समय हम लोग 25 डिग्री सी व 35 डिग्री सी तापों को क्या करते हैं? चुनते हैं। जनरली प्रयोग करते समय हम लोग किन तापों को चुनते हैं? 25 डिग्री सी और 35 डिग्री सी तापों को क्या करते हैं? चुनते हैं। क्लियर? याद रखना, वेग स्थिरांक के ताप गुणांक का जो मान आएगा वो 2 और 3 के बीच में आता है। वेग स्थिरांक के ताप गुणांक का जो मान आता है बेटा, वो 2 और 3 के बीच में आता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी अभिक्रिया के ताप को 10 डिग्री सी तक बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग